नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ ये वीडियो बिना एडिट के होगी। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर जैसे खासतौर पर आज के दौर में लोगों का बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है, वो होती है ये कि लोग ईएमआई बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, लोगों को पता नहीं होता और गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसके कारण से सभी लोगों का भारी भरकम नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर ईएमआई बाउंस होता है या चेक बाउंस होता है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो हमें कौन सा ऐसा रास्ता निकालना चाहिए बीच वाला, जिससे भारी भरकम का नुकसान भी ना हो और केस भी सेटल हो जाए। दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल में बताएंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से बताया जाएगा, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं, अगर चेक बाउंस होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, जब चेक बाउंस होता है, पहली बात, अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं तो इस चीज़ को आपको अवेयर होना चाहिए कि चेक देना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो चेक जब भी किसी को दें, इशू करें तो सोच समझ के करें। आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, या उस अकाउंट में आप क्या कहते हैं, पैसा ना हो तो पैसा डाल दें अगर आपने चेक दिया है, या फिर उस अकाउंट का चेक बिल्कुल इशू ना करें। अकाउंट बंद हो गया है, फ्रीज हो गया है, या किसी कारण से एक्टिव नहीं है, तो उसका आप चेक मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप जो चेक अमाउंट भरते हैं उसके लिए आपकी जो लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल बनी रहेगी। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो चेक जारी करते समय उस समय एक बार आप ज़रूर 2 मिनट अपने पेन को रोकिए। चेक भर रहे हैं तो उसको रोकिए और सोचिए और फिर भरिए। इतनी चीज़ समझ गए। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ होता है, चेक बाउंस होता है, उससे पहले होता क्यों है। अगर चेक बाउंस होता क्यों है, अगर इस चीज़ को ही हम समझ लेते हैं तो चेक बाउंस होगा ही नहीं और ना ही इतनी बड़ी समस्याएं आएंगी। तो अभी इस पर बात करेंगे कि आखिर चेक बाउंस कैसे होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, चेक बाउंस होता है तो क्या कर सकते हैं। अब चेक बाउंस हो गया है तो आप चाहे तो चेक बाउंस केस को शुरुआती चरण में ही सेटल कर सकते हैं, लेकिन सेटल तो तब करेंगे जब आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया, जो चेक अमाउंट का आरोप लगाया गया, आपको एक्यूज बनाया गया है उस पर्टिकुलर केस में, उससे आप अगर संतुष्ट हैं तो उनसे एक बार फिर भी बात कर सकते हैं सेटल करने के लिए। अगर सामने वाली पार्टी जिन्होंने चेक जिसको आपने इशू किया था बाउंस हो गया है, तो उनसे आप बात करके केस को सेटल कर सकते हैं। नोटिस या लीगल नोटिस कहते हैं, या फिर कंप्लेन तक बात नहीं पहुंचेगी। अब बात ये आती है, अगर चेक बाउंस हो गया उससे पहले अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो शायद चेक बाउंस हो ही ना। जैसे चेक बाउंस होने का अगर कारण की बात करते हैं तो कुछ मुख्य कारण के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला कारण ये होता है, अगर आपका अकाउंट बंद है तब चेक बाउंस होता है। आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, बाउंस हो सकता है। या फिर आपने चेक का जो पेमेंट है उसको उस पर रोक लगा दिया है, तब भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। या फिर जो चेक होता है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है, तब भी चेक बाउंस हो सकता है। ये प्रमुख कारण है जिस कारण से, जिसको कहते हैं मटेरियल अल्टरेशन। मैंने कई वीडियो बना रखा है जिसमें मटेरियल अल्टरेशन होता है। मटेरियल अल्टरेशन का एक शॉर्टकट में थोड़ा उसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। जो चेक होता है उसके किसी भी भौतिक परिवर्तन को मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं। बाकी अगर आप लोगों का इच्छा है इस पर एक बार दोबारा फुल डिटेल में वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ज़रूर बना दूंगा कि मटेरियल अल्टरेशन है क्या, आखिर क्यों होता है। तो जो भी भौतिक परिवर्तन करते हैं, यानी कि चेक में 25 को 2.5 लाख बना देना, तो इन सब चीज़ों में जो छेड़छाड़ करते हैं, पार्टी नेम में जहाँ पर होता है जिसको पे करने के लिए आपने दिया उसमें एक और पार्टी को नया नाम जोड़ देना, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल अल्टरेशन की श्रेणी में आती है, कैटेगरी में आती है, और इन सब कारण से भी चेक बाउंस हो सकता है। अब जब बाउंस हो गया, कंपनी या कोई भी व्यक्ति होगा, वह सबसे पहले आपको लीगल नोटिस भेजेगा। लीगल नोटिस का आप रिप्लाई या रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से करें, ठीक है, जैसा एज पर कंडीशन आप ठीक समझें। बात अगर वहाँ पे नहीं सेटल होती है तो फिर आता है केस। जब आपके ऊपर कोई केस करता है चेक बाउंस के मामले का, तो शुरुआती चरण में केस को अगर सेटल किया जाए बात करके पार्टी से, तो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि मुझे ये मैटर को सेटल करना है, तो कोई भी कोर्ट ये नहीं कहेगा कि नहीं अब इस केस को तो चलाएंगे, बस सामने वाली दोनों पार्टी केस को सेटल करने के लिए राजी हो। तो कोर्ट केस को मेडिसन सेंटर भेज देती है, जहाँ पर मेडिएटर होते हैं, दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे से बात करती है, और जो भी उनका एक अमाउंट होता है, जैसा भी होता है, केस को अपने इच्छा अनुसार खुशी पूर्वक सेटल कर लेते हैं। एक रास्ता तो ये हो गया, तो केस को वहीं ख़त्म किया जा सकता है।
काफ़ी लोगों का सवाल यह था कहीं जिसको हमने चेक इशू किया था वो कहीं ज़्यादा पैसा ना ले ले, तो आप लोग को बताना, या ज़्यादा पेनाल्टी ना लग जाए, तो आप लोग को बताना चाहूँगा 2010 में मैं अपने हर वीडियो में, बहुत ही फेमस जजमेंट है और मेरा तो फेवरेट है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई थी, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल। इसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर किसी चेक बाउंस केस को शुरुआती चरण में सेटल किया जाता है तो उसको 10% के साथ में सेटल किया जा सकता है। इसके बाद में काफ़ी केस चलने के बाद में हाई कोर्ट में 20%, 15%, 25% के साथ में केस को सेटल किया जा सकता है। उसमें बिल्कुल पूरी गाइडलाइन बनाई गई है। तो अगर उस गाइडलाइन को देखा जाए तो इस पर ज़्यादा पेनाल्टी नहीं लग सकती। बाकी आप अगर आप मेडिसिन में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छे तरीके से बात करेंगे तो हो सकता है कि आपका कम में भी आपका मैटर सेटल हो जाए। अब बात ये आती है आपका ईएमआई बाउंस होता है। तो देखिए, जब आप कहीं लोन लेते हैं, कहीं से कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं या पेमेंट लोन लेते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे लोन होते हैं, या कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, जब फाइनेंस करवाते हैं तो पहले कुछ समय पहले क्या हुआ करता था, जो चलन में था, कोई भी लोन लेता था उसे चेक लिया जाता था और प्लेन चेक लिया जाता था। जब कभी भी जो लोन धारक होता था पेमेंट सही समय पर नहीं दे पाता था, तो लोन देने वाली कंपनी या बैंक होती थी वो क्या करती थी, चेक को बाउंस करवाती थी। चेक को अमाउंट भर के ना अपने अकाउंट में डालती थी। अमाउंट होता था जिस अकाउंट का इशू किया गया चेक, तो चेक तो क्लियर हो जाता था, जो लोन कंपनी होती उसको पैसे पूरे मिल जाते थे। लेकिन अगर अकाउंट में पैसा नहीं होता तो चेक बाउंस हो जाता था। इनसफिशिएंट फंड की वजह से चेक बाउंस होने पर कंपनी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेन करती थी। पहले लीगल नोटिस, उसके 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस, चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस, और ठीक 15 दिन के बाद केस फाइल करते थे। ये प्रावधान था। अब ईएमआई बाउंस होता है तो देखिए चेक का जो प्रचलन था वो खत्म हो गया। एक चीज़ और आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जो लोग अपने ईएमआई की जो ईएमआई होती है ना, उसकी जो अमाउंट होता है ना, चेक के द्वारा अगर हर महीने देते हैं, तो अगर उस जगह पर अगर चेक बाउंस होता है तो उसमें डबल चार्जेस लगता है। एक ईएमआई का तो अलग से लगेगा और चेक बाउंस का चार्जेस आपके अकाउंट में और लगेगा, फिर वो डबल हो जाता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। फिर नया कानून लाया जाता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के सेक्शन 25 के तहत कोई भी जिसकी ईएमआई बाउंस होती है उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कंप्लेन किया जाता है। सेम प्रोसेस होता है, बट थोड़ा वहाँ पे चेक बाउंस होने की बात किया जाता है। केस चेक बाउंस केस में चेक बाउंस होने के कारण से किया जाता है, और इस मैटर में ईएमआई बाउंस होने के बाद केस किया जाता है या नोटिस दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें भी केस को शुरुआती चरण में भी सेटल किया जा सकता है। दोनों में सेम प्रोसेस होता है। इसको भी मेडिसिन में ले जा सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। अब जब आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो देखिए काफ़ी लोगों का मेरे पास सवाल आया था। अब ईएमआई अगर बाउंस होती है तो काफ़ी लोगों का सवाल आया था कि जब ईएमआई बाउंस होती है, तो जैसे कि मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने सवाल पूछा था कि हमारी ईएमआई बाउंस होती है, हर महीने होती है, लेकिन मैं 2-4 दिन 10 दिन बाद पेमेंट जमा कर देता हूँ, हर महीने जमा कर देता हूँ, तो मुझे पेनाल्टी के साथ मतलब क्या कहते हैं, पूरा ईएमआई जो होती है पेनाल्टी के साथ जमा करता रहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेनाल्टी के साथ देते रहें, या ये कोशिश कीजिए कि जब आपका जो क्या नाम है ईएमआई का टाइम आता है उस समय आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए, तो वही पैसा कट जाया करेगा, आप पेनाल्टी से बच जाएंगे। लेकिन वो आपके अगेंस्ट केस नहीं करेंगे, क्योंकि आप हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, भले लेट जमा कर रहे हैं, लेट पेमेंट के साथ, लेट फीस के साथ जमा कर रहे हैं, लेकिन जमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब ईएमआई जो बाउंस होता है तो इसको भी शुरुआती चरण में या कहीं भी किसी भी स्टेज में केस को सेटल किया जा सकता है। एक चीज़ आप अपने लोगों से दिमाग से निकाल दीजिए कि शुरुआती चरण में ही केस को सेटल किया जा सकता है। किसी भी चरण में केस को सेटल किया जा सकता है, किसी भी स्टेज में किया जा सकता है, चाहे वो ईएमआई बाउंस का हो, चाहे वो चेक बाउंस का हो। बस शर्तें ध्यान रहे कि अगर ज़्यादा लेट में आप केस को सेटल करेंगे तो थोड़ा जो आपका अमाउंट होगा, जैसे शुरुआत में 10% के साथ, पहले या दूसरी डेट में 10% के साथ केस को सेटल कर सकते हैं, आगे केस चलेगा तो थोड़ा बढ़ सकता है। ये चीज़ होता है जिस पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरत यह है, आप अगर कोई चीज़ लोन लेते हैं, अब काफ़ी लोगों का सवाल ये आता है कि भाई जब मेरा ईएमआई बाउंस हुआ था
तो लोन कंपनी को मैंने कुछ दिया नहीं था, चेक नहीं दिया, अकाउंट डिटेल नहीं दिया। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, चूँकि अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आ गया है, वो ईसीएस के थ्रू आपके अकाउंट से उसी समय जिस समय आप लोन लेते हैं ना, आपके अकाउंट में ईसीएस या नैच, ये बहुत सारे फीस होते हैं, ये एक्टिवेट कर दिया जाता है। जो ऑटो डिडक्शन होता है, एक फॉर्म होता है, उसी के साथ भरा जाता है, आपका सिग्नेचर होता है। हर महीने आपके जो भी डेट होगी उस डेट पर आपका ईएमआई होगा, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाया करेगा। बस आपको क्या करना, खाली एक ही टेंशन लेना कि आपको अपने अकाउंट में पैसा बना के रखना है। ये प्रॉब्लम होती है। तो अब इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए ताकि आगे बाउंस वाले जो दिक्कतें आती हैं ना, क्योंकि जब बाउंस होगा तो उस पर अलग से चार्जेस लगता है और फिर वो बढ़ता चला जाता है, तो फिर जो इसमें ग्राहक होते हैं उनको बड़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टाइम से जमा कीजिए, आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। आगे इन फ्यूचर में कभी आपको लोन या ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल सही रहेगा, आपके लिए भी सही रहेगा, बहुत परफेक्ट रहेगा। इतनी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपका और कोई सवाल होगा। अगर सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं और मुझे आपसे लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलता रहूँगा एक नई वीडियो लेकर। और चेक बाउंस केस से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और साथ में आप ये भी कमेंट कीजिए, आप देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम लिखिए और साथ में आप स्टेट का नाम ज़रूर डाला कीजिए, क्योंकि ये नहीं पता चलता है कि आप कौन सी स्टेट है। क्योंकि देखिए स्टेट अमेंडमेंट, स्टेट एक कॉमन लॉ के साथ साथ में एक लोकल लॉ होता है और लोकल लॉ हमेशा कॉमन लॉ पे भारी होता है। तो ये सब चीज़ें जान के रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।